हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोगों ने सॉफ्टवेयर्स के बारे में, उसके बेसिक के बारे में हम लोगों ने समझा था। अब हम उसके आगे शुरू करते हैं। तो अगला हम लोग का टॉपिक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा था, ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ ए लैंग्वेज विच इज़ यूज्ड टू डेवलप सॉफ्टवेयर। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? ये एक ऐसा लैंग्वेज होता है जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, विच इज़ यूज्ड टू डेवलप सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आखिर इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एस्पेक्ट्स क्या होते हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के 4 एस्पेक्ट होते हैं। पहला, हाउ इट स्टोर्स द डेटा, यानी किस तरीके से यह डेटा को स्टोर करता है। डेटा को स्टोर करने का मतलब, हम लोग जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं या जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें हमें किसी न किसी डेटा को स्टोर करने की ज़रूरत होती है, चाहे वो नेम हो या एड्रेस हो या डेट ऑफ बर्थ हो या मार्क्स हो, ये सभी क्या एक डेटा है। तो किस तरीके से, तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डेटा को स्टोर करने का तरीका अलग अलग होता है। तो वो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो वो किस तरीके से अपने डेटा को स्टोर करता है। दूसरा, हाउ इट ऑपरेट्स अपॉन इट्स डेटा, यानी किस तरीके से ये अपने डेटा पर ऑपरेट करता है। डेटा पर ऑपरेट करने का मतलब कि किस तरीके से डेटा को प्रिंट करना या डेटा को एग्जीक्यूट करना या उस पर किसी भी तरह के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना, तो ये काम ये किस तरीके से करता है। तीसरा होता है हाउ इट एकॉम्प्लिशेज इट्स इनपुट एंड आउटपुट, यानी कि किस तरीके से ये अपने किसी वेरिएबल में, या कोई भी लैंग्वेज अब वेरिएबल में किस तरीके से डेटा को इनपुट करता है और किस तरीके से डेटा को आउटपुट करता है। तो हाउ इट एकॉम्प्लिशेज इट्स इनपुट एंड आउटपुट, यानी कैसे ये इनपुट लेता है डेटा को और कैसे ये आउटपुट करता है। और चौथा, हाउ इट लेट्स यू कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ द डेटा, यानी किस तरीके से ये जो आपके डेटा है या जो आपका प्रोग्राम है, तो किस तरीके से प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन पर आपको खुद से कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी देता है। कहने का मतलब, जैसे ही हम लोग आगे पढ़ना शुरू करेंगे इसमें हम लोग कुछ कंट्रोल पढ़ेंगे, कंट्रोल लूप्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे फॉर लूप हुआ, वाइल लूप हुआ, या इफ स्टेटमेंट हुआ, इफ एल्स स्टेटमेंट हुआ, या डू वाइल लूप हुआ। तो ये सब क्या करते हैं, ये हमारे कंट्रोल सीक्वेंसेस हैं जो हमें हमारे डेटा पर कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी हमें देते हैं। तो किस तरीके से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके प्रोग्राम पर आपका खुद का कंट्रोल, आप उसके एग्जीक्यूशन पर आपका खुद का कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी देता है, इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के 4 एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला, हाउ इट स्टोर्स द डेटा। दूसरा, हाउ इट ऑपरेट्स upon its data, how it accomplishes its input and output, and fourth, how it lets you control over the execution of instruction of the data और प्रोग्राम, यानी किस तरीके से आपके डेटा पर या आपके प्रोग्राम के कुछ पार्ट्स पर, उसके एग्जीक्यूशन पर आपको खुद कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी को प्रोवाइड करता है। ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के 4 एस्पेक्ट्स होते हैं। अब आइए हम लोग समझते हैं व्हाट इज सी, कि सी क्या है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोग कल से हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग सी लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं, प्रोग्रामिंग इन सी पढ़ने वाले हैं। तो अब हम लोग आते हैं कि आखिर ये सी है क्या। तो जैसा कि हम लोग समझ चुके हैं कि सी इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब सवाल उठता है कि आखिर इसको कहाँ पर बनाया गया। तो सी को बनाया गया बेल लेबोरेटरी में। कहाँ पर बनाया गया? बेल लेबोरेटरीज में बनाया गया। बेल लेबोरेटरी AT&T के बेल लेबोरेटरी, यानी AT&Ts। AT&Ts का मतलब हुआ अमेरिकन टेलीग्राफ एंड टेलीग्राम, ये इसका फुल फॉर्म है। यानी कि अमेरिकन टेलीग्राफ एंड टेलीग्राम ये कंपनी का नाम है। इस कंपनी में एक लेबोरेटरी है जिसका नाम है बेल। तो AT&T के बेल लेबोरेटरी में इसको डेवलप किया गया। कब डेवलप किया गया? 1972 में। 1972 में इसे AT&T के बेल लेबोरेटरी में डेवलप किया गया था। किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो जिन साइंटिस्ट ने इसे डेवलप किया था उनका नाम था डेनिस रिची। यानी कि सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो अमेरिका के
यूएसए के AT&T के बेल लेबोरेटरी में 1972 में डेनिस रिची के द्वारा डेवलप किया गया था। तो अगर इसका हम डेफिनेशन देखें तो इसका डेफिनेशन बनेगा सी इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड एट AT&T's बेल लेबोरेटरी, यानी AT&T के बेल लेबोरेटरी में इसको डेवलप किया गया था। AT&T's बेल लेबोरेटरी इन 1972, कब इसको डेवलप किया गया? 1972 में। बाय सिचुएटेड इन यूएसए, जिसको जो कि यूएसए में AT&T का बेल लेबोरेटरी मिलेगा हमें, सिचुएटेड इन यूएसए बाय अ मैन नेम्ड डेनिस रिची, यानी कि सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि AT&T के बेल लेबोरेटरी में 1972 में, जो कि यूएसए में है, डेनिस रिची के द्वारा डेवलप किया गया था। यह है हमारा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जब सी डेवलप किया गया था 1972 में, 1972 में, उस वक्त कोबोल, फॉर्ट्रैन ये जैसे लैंग्वेजों ने उस वक्त अपना कब्जा बनाया हुआ था। तो आखिर वो कौन कौन से रीजन्स थे, वो क्या रीजन थे जिन्होंने सी को इतना पॉपुलर बनाया अपने समय का? दैट मीन्स कि पहले के लैंग्वेजेस के होने के बावजूद सी लैंग्वेज जो उस वक्त का बिल्कुल नया लैंग्वेज था वो पुराने लैंग्वेजेस से ज़्यादा पॉपुलर हुआ। तो द रीजन्स बिहाइंड द पॉपुलरिटी ऑफ सी इज, यानी कि रीजन्स क्या क्या है? तो पहला रीजन ये है सिंपल, यानी काफ़ी ये आसान लैंग्वेज है। सिंपल आसान लैंग्वेज कहने का मतलब कि इसमें हम जो भी प्रोग्रामिंग करते हैं ये एक नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज की तरह करते हैं। इसके जो सिंटैक्स होते हैं, इसके जो रूल्स होते हैं, उनको लिखना काफ़ी आसान है। वो एक ऐसा लगता है कि एक नॉर्मल सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में इसके सिंटैक्स लिखे हुए हैं। दूसरा रिलायबल, यह काफ़ी रिलायबल है, काफ़ी विश्वसनीय है, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी हमें काफ़ी ज़्यादा मिलती है, इसलिए काफ़ी ये रिलायबल है। और तीसरा ईजी टू यूज़, इसे यूज़ करना काफ़ी आसान है। इसको यूज़ करने के लिए हमें किसी ज़्यादा महंगे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम नॉर्मल टर्बो सी आता है या डेव C++ आता है, इन जैसे सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करके हम सी लैंग्वेज पर अपनी कोडिंग कर सकते हैं। तो ये 3 रीजन्स थे सी लैंग्वेज के पॉपुलैरिटी के। पहले ये सिंपल, कि इसे यूज़ करना काफ़ी आसान है, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में इसके सिंटैक्स होते हैं। दूसरा रिलायबल, यह काफ़ी विश्वसनीय होता है, दैट मीन्स कि इसमें सिक्योरिटी लेवल काफ़ी ज़्यादा मिलती है। और तीसरा इजी टू यूज़, इसे यूज़ करना काफ़ी आसान है। तो इन रीजन्स की वजह से जो सी लैंग्वेज है वह काफ़ी पॉपुलर हुआ। अब एक आम धारणा, एक नॉर्मल क्वेश्चन ये बनता है कि अब आज के समय में हमारे पास C++ है, जावा है, .NET है, तो जब इन जैसे और एडवांस लैंग्वेज जब हमारे पास मौजूद हैं तो क्या हमें सी पढ़ने की कोई ज़रूरत है? क्या हम बिना सी पढ़े हुए क्या हम इन लैंग्वेजेस को नहीं समझ सकते, नहीं पढ़ सकते? तो बिल्कुल, अगर हम सी लैंग्वेज नहीं पढ़ते हैं तो आगे हमें इन लैंग्वेजेस को पढ़ने में काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। ठीक उसी तरीके से कि अगर हम अल्फ़ाबेट्स के बारे में ना पढ़ें और डायरेक्टली अगर हम लोग सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना शुरू कर दें तो क्या हमें कुछ समझ में आएगा? बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। अगर हमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझना है तो पहले हमें अल्फ़ाबेट को पढ़ना ज़रूरी होगा, अल्फ़ाबेट को जानना ज़रूरी होगा। ठीक उसी तरीके से प्रोग्रामिंग में कॉन्सेप्ट आता है, लूप्स का आता है, इफ़ स्टेटमेंट व स्टेटमेंट्स के आते हैं, फंक्शन का आता है, एरे होता है, स्ट्रक्चर होता है, यूनियन होता है, पॉइंटर होता है। तो ये जैसे कुछ कंसेप्ट्स हैं जो आगे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये कंसेप्ट्स हम बेसिक तरीके से, अच्छे तरीके से हमें सी लैंग्वेज में ही पढ़ने को मिलता है। इसलिए सी लैंग्वेज को पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है अगर हम इन्हें एडवांस्ड हाई लेवल लैंग्वेजेस को आगे अच्छे तरीके से पढ़ना और समझना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर डायरेक्टली हम उन लैंग्वेज को पढ़ना शुरू करेंगे तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए वो बेसिक नॉलेज हमें समझने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए एडवांस लैंग्वेजेस को पढ़ने के पहले सी लैंग्वेज की जानकारी होना काफ़ी ज़रूरी है। दूसरा ये कि हम लोगों ने एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सुना है, यूनिक्स, जो कि काफ़ी सिक्योर 99.99 वायरस फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम इसे माना गया है। तो ये जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये पूरा का पूरा बेसिक सी पर ही बनाया गया है, यानी सी लैंग्वेज की मदद से ही यूनिक्स को बनाया गया है। यानी कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर हमें बनाना है तो सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना ज़रूरी हो जाता है ताकि हम उसे और सिक्योर बना सकें। तीसरा ये
मोबाइल एप्लीकेशंस जो होते हैं, तो मोबाइल एप्लीकेशंस के फास्ट वर्किंग के लिए, उनके भी सिक्योर वर्किंग के लिए उनमें सी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जो सी लैंग्वेज है वो कई तरह से इम्पॉर्टेंट है, उसका पढ़ना कई तरह से ज़रूरी हो जाता है। एडवांस लैंग्वेज में जो आगे टर्म्स यूज होते हैं, उन टर्म्स की बेसिक जानकारी हमें सी लैंग्वेज में मिलती है। ऑपरेटिंग सिस्टम के डेवलपमेंट में सी लैंग्वेज का ही इस्तेमाल किया जाता है, या फिर मोबाइल एप्लीकेशंस में भी सी लैंग्वेज को ही यूज़ किया जाता है। इन वजहों से सी लैंग्वेज को पढ़ना काफ़ी ज़रूरी होता है एडवांस लैंग्वेजेस को पढ़ने से पहले। सी लैंग्वेज को फंक्शन ओरिएंटेड भी कहा जाता है और इसे प्रोसीजर ओरिएंटेड भी कहा जाता है। ये दोनों कहने का मकसद ये है, फंक्शन ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है? फंक्शन ओरिएंटेड का मतलब ये होता है कि जो सोर्स कोड होता है सी का, सोर्स कोड का मतलब कि हम लोग आगे जब कोडिंग सीखना शुरू करेंगे तो जो हम लोग कोड करते हैं उसी को सोर्स कोड कहा जाता है। तो जो सोर्स कोड है वो फंक्शन पर ही अप्लाई होता है। फंक्शन क्या है, ये भी एक कंसेप्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इस फंक्शन के बारे में भी आगे हम लोग पूरे अच्छे तरीके से, डिटेल तरीके से पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल ये समझिए कि सी लैंग्वेज का जो सोर्स कोड होता है वह फंक्शन पर ओरिएंट होता है, वह फंक्शन पर ही आधारित होता है, इसलिए सी लैंग्वेज को फंक्शन ओरिएंटेड कहा जाता है। और प्रोसीजर ओरिएंटेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि सी लैंग्वेज को हम छोटे छोटे मॉड्यूल में तोड़ सकते हैं। उन फंक्शंस का इस्तेमाल करके सी लैंग्वेज को हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं और ज़रूरत के अनुसार जिस पार्ट को हमें एग्जीक्यूट कराना हो हम बस उसी पार्ट को एग्जीक्यूट कराएंगे और बाकी पार्ट्स को एग्जीक्यूट नहीं भी करा सकते हैं। ये कंट्रोल हमारे हाथ में रहता है, इसलिए सी लैंग्वेज को फंक्शन ओरिएंटेड और प्रोसीजर ओरिएंटेड भी कहा जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। यहाँ अगर हम लोग देखें, नोट्स के ज़रिए अगर हम लोग जाएं तो हम लोगों ने ऊपर ये देखा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कौन कौन से 4 बेसिक एस्पेक्ट्स होते हैं। तो पहला एस्पेक्ट हुआ हाउ इट स्टोर्स द डेटा, हाउ इट ऑपरेट्स अपॉन इट्स डेटा, हाउ इट अकॉम्प्लिशेज इट्स इनपुट एंड आउटपुट, एंड हाउ इट लेट्स टू कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम। फिर हम लोगों ने देखा सी क्या होता है। तो सी इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज डेवलप्ड इन 1972 एट AT&T's बेल लेबोरेटरीज ऑफ USA बाय अ मैन नेम्ड डेनिस रिची। फिर हमने देखा कि सी के पॉपुलरिटी के रीजंस क्या हैं। तो ये सिंपल होता है, रिलायबल होता है, इसे यूज़ करना काफ़ी आसान होता है। एक जनरल ओपिनियन ये भी सामने आता है कि सी को सुपरसीड किया गया है C++, C#, जावा, तो हमें सी लैंग्वेज को सीखने की ज़रूरत क्या है। लेकिन ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि पहला रीजन ये कि nobody can learn C++ और Java directly while learning these languages we have to cross things like classes, inheritance, object, polymorphism. To learn these languages we have to be familiar with the basic languages. यानी कि एडवांस सीखने से पहले हमें बेसिक की जानकारी होनी ज़रूरी है। कोई भी चाहे कि सीधे क्लास 10th के मैथमेटिक्स की बुक उठाकर पूरी मैथमेटिक्स समझ जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। जब तक जूनियर क्लासेस के मैथमेटिक्स को नहीं पढ़ेगा आगे वो कुछ भी नहीं समझ सकता है। बिना अल्फ़ाबेट्स की जानकारी हुए सेंटेंस की जानकारी नहीं हो सकती है। ठीक उसी तरीके से बिना बेसिक लैंग्वेज की जानकारी किए कोई एडवांस लैंग्वेज को नहीं सीख सकता है। Major parts of the operating system like Unix, Windows, Linux, etc. are still written in C. तो Unix हुआ, Windows हुआ, Linux हुआ, इनके जो मेजर पार्ट की जो कोडिंग होती हैं वो कोड सी लैंग्वेज में ही लिखी जाती हैं। एंड फॉर द फास्ट स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन मोबाइल एप्लीकेशंस हैव टू बी रिटन इन सी लैंग्वेज ओनली। और मोबाइल एप्लीकेशन के फास्ट एग्जीक्यूशन के लिए इनको भी सी लैंग्वेज में ही लिखा जाता है। सी लैंग्वेज कैन बी कॉल्ड एज फंक्शन ओरिएंटेड बिकॉज द सोर्स कोड इज इम्प्लीमेंटेड ऑन फंक्शन। जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सी लैंग्वेज को फंक्शन ओरिएंटेड कहा जाता है क्योंकि जो सोर्स कोड है वो फंक्शन पर ही लागू होता है। सी लैंग्वेज कैन बी कॉल्ड एज प्रोसीजर ओरिएंटेड बिकॉज द प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू सब मॉड्यूल्स। और सी लैंग्वेज को प्रोसीजर ओरिएंटेड भी कहा जाता है क्योंकि जो प्रोग्राम होता है वो छोटे छोटे पार्ट्स में बटे होते हैं। तो फंक्शन क्या होता है, ये मॉड्यूल्स क्या होता है, इनके बारे में हम जब आगे पढ़ेंगे तो उसके बारे में विस्तृत तरीके से पढ़ना हम लोग शुरू करेंगे। अगला हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है वो बेसिकली 2 तरीके से होते हैं, एक होते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 3 क्राइटेरिया होते हैं। पहला हुआ सीक्वेंस, दूसरा डिसीजन कंट्रोल और तीसरा रिपीटेशन। आइए हम लोग समझते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है, डिसीजन कंट्रोल क्या होता है और रिपीटेशन क्या होता है। पहला है सीक्वेंस।
सीक्वेंस का मतलब होता है कि जब प्रोग्राम को कंपाइल किया जाता है तो वो एक सीक्वेंस में लाइन बाय लाइन हर लाइन को कंपाइल होता है। यानी कि कंपाइल का मतलब होता है सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना। जैसा कि हम लोगों ने कल देखा था जब हम लोग सॉफ्टवेयर पढ़ रहे थे कि जो किसी कंप्यूटर पर कोई भी काम करना हो तो ये ज़रूरी हो जाता है कि जो कुछ भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है वो कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट होना वो ज़रूरी है, ताकि कंप्यूटर जो हार्डवेयर है वो भी उन चीज़ों को समझ सके। उसे ही हम लोग बोलते हैं मशीन कोड प्रोग्रामिंग के टर्म में। हम लोग जो टाइप करते हैं कोड वो हो गया सोर्स कोड, और जब वो कन्वर्ट होता है तो वो बन जाता है मशीन कोड। तो सीक्वेंस का मतलब होता है कि लाइन बाय लाइन कंपाइलेशन होती है। कंपाइलेशन में क्या होता है, सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाता है। इन फ्यूचर हम लोग एक चैप्टर शुरू करेंगे द प्री प्रोसेसर, उसमें हम लोग कंप्लीट तरीके से जानेंगे इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ द सी कंपाइलर कि सी कंपाइलर का इंटरनल फंक्शन क्या होता है, सोर्स कोड पहले कहाँ जाता है, वो किस फाइल में कन्वर्ट होता है और किस तरीके से वो करते करते .exe फाइल बनता है और वह एग्जीक्यूट होता है। इसके बारे में पूरे अच्छे तरीके से हम लोग डिटेल तरीके से समझेंगे। तो सीक्वेंस का मतलब हुआ लाइन बाय लाइन कंपाइलेशन, बिना किसी लाइन को इग्नोर किए हुए अनटिल अनलेस वो कमेंट ना हो। दूसरा डिसीजन कंट्रोल। डिसीजन कंट्रोल का मतलब जैसा कि अभी हम लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के 4 बेसिक एस्पेक्ट्स में चौथा एस्पेक्ट हम लोगों ने ये पढ़ा था दैट हाउ इट लीड्स टू कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम। दैट मीन्स कि आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन पर आपका खुद का कंट्रोल ये देता है, उसे हम लोग कहते हैं डिसीजन कंट्रोल। सपोज कि हमारे जो प्रोग्रामिंग है वो 10 लाइनों की है, उसमें कोई 4 लाइन ऐसे हैं जो किसी पर्टिकुलर कंडीशन पर, किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया पर हमें उसे एग्जीक्यूट कराना हो, तो ये भी फंक्शन सी लैंग्वेज हमें प्रोवाइड करता है। ये हम लोग आगे समझेंगे कि किस तरीके से ये काम होता है। हम वहाँ पर लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम वहाँ पर इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके ज़रिए हमें ये कंट्रोल मिलता है कि ये हम डिसीजन खुद ले सकें कि किन पार्ट पर को एग्जीक्यूट करना है और किस पार्ट को एग्जीक्यूट नहीं करना है। और तीसरा होता है रिपीटेशन। रिपीटेशन का मतलब कुछ ऐसे कमांड्स होते हैं जिनको हमें टाइम टू टाइम रिपीट करना होता है। दैट मीन्स सपोज कि अगर हमें किसी 2 नंबर को ऐड करना है और हमें उस एडिशन को हमें अपने प्रोग्राम में 10 टाइम्स करना है, तो 10 टाइम्स करने का मतलब कि उस एडिशन के कोड को हमें 10 बार लिखना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है कि हमारे प्रोग्राम में एक ही कोड बार बार रिपीट होता है। इस चीज़ से बचने के लिए हमें फंक्शन का कंसेप्ट दिया गया है कि अगर हम एक बार किसी पर्टिकुलर कोड को फंक्शन में अगर हम सेव कर देते हैं तो सिंपली बस उस फंक्शन को हमें एग्जीक्यूट करना होता है, हमें कोड को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। उसे ही कहा जाता है रिपीटेशन, कि अगर किसी कोड को रिपीट करना हुआ तो उसे हम फंक्शन में डालकर उस फंक्शन को रन करा सकते हैं, हमें कोड को बार बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यही होता है हमारा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सीक्वेंस, डिसीजन कंट्रोल और रिपीटेशन। सीक्वेंस में हमने क्या पढ़ा, ए सीक्वेंस लैंग्वेज इज ऑलवेज एग्जीक्यूटिंग एवरी लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट विदाउट इग्नोरिंग द सिंगल लाइन। कि सीक्वेंस लैंग्वेज वो होता है जो हर लाइन को एग्जीक्यूट करे बिना किसी सिंगल लाइन को इग्नोर किए हुए, जैसा कि मैंने पहले कहा अनटिल अनलेस कोई कमेंट ना हो। कमेंट का मतलब आगे हम लोग समझेंगे। कमेंट क्या होता है कि अगर हम चाहते हैं कि किसी लाइन को कंपाइलर रीड ना करे, कंपाइल ना करे, तो उसे हम कमेंट कर देते हैं। Decision control, every time the sequence programming will not preferable, sometimes the program have to be executed based on the condition as per the decision, some of the statement will execute, some will not। कि हर बार यह ज़रूरी नहीं होता कि सीक्वेंस कोडिंग हो यानी सीक्वेंस कंपाइलेशन हो, यह हर बार ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी कुछ कंडीशंस के अनुसार प्रोग्राम की कंपाइलेशन को कंट्रोल करना पड़ता है। तो ये जो कंट्रोल है ये हमें मिलता है कि हम किस पार्ट को कंपाइल करना चाहते हैं या एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और किस पार्ट को एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते हैं। और तीसरा रिपीटेशन, द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग द सेम स्टेटमेंट मोर नंबर ऑफ टाइम्स इज नोन एज रिपीटेशन। कि सेम स्टेटमेंट को एक से ज़्यादा बार एग्जीक्यूट करने के प्रोसेस को रिपीटेशन कहा जाता है। दिस रिड्यूसेज नंबर ऑफ स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम। अब जैसा कि हमने पहले कहा कि 10 बार अगर एडिशन करनी है तो उसको सोर्स कोड को 10 बार लिखने के बजाय हम बस एक बार उसे हम एक मॉड्यूल में इंटर कर देंगे और सिर्फ उसी मॉड्यूल को रन करते जाएंगे, तो हमें उतने नंबर ऑफ टाइम्स उस कोड को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिस 3 क्राइटेरियाज आर सपोर्टेड बाय सी लैंग्वेज। और ये सारे तीनों क्राइटेरिया सी लैंग्वेज के द्वारा सपोर्ट किए जाते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसलिए इसे स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है।
फिर सी इज फंक्शन ओरिएंटेड, प्रोसीजर ओरिएंटेड एंड स्ट्रक्चर्ड ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो हमने यहाँ पे ये जाना कि सी एक फंक्शन ओरिएंटेड है, प्रोसीजर ओरिएंटेड है और स्ट्रक्चर्ड ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव कहने का मतलब कि जो कीवर्ड्स डिफाइन किए गए हैं स्मॉल केस में, हमें उन्हें स्मॉल केस में ही यूज करना है, हम उसे अपर केस में यूज नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स कि जिस केस में अगर लोअर केस में लिखा हुआ है तो लोअर केस में ही यूज करना है, अपर केस में डिफाइन किया गया है तो अपर केस में ही डिफाइन करना है। हम अपने मर्जी से किसी भी की टर्म्स का या किसी भी कीवर्ड के केस को चेंज नहीं कर सकते हैं, उसे ही केस सेंसिटिव कहा जाता है। तो सी एक फंक्शन ओरिएंटेड, प्रोसीजर ओरिएंटेड और स्ट्रक्चर्ड ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ये एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, हम इसके केस में कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। ये है हमारा सी लैंग्वेज। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्टेप्स इन लर्निंग सी लैंग्वेज, जिसमें हम लोग अल्फ़ाबेट, डिजिट्स, स्पेशल सिंबल, जिसके कैरेक्टर सेट भी कहा जाता है, कांस्टेंट के बारे में जानेंगे, वेरिएबल के बारे में जानेंगे, कीवर्ड्स के बारे में जानेंगे, कांस्टेंट क्या होते हैं, उनके रूल्स क्या होते हैं, वेरिएबल को डिफाइन करने के रूल क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। अगर इसमें समझने में कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो कमेंट करके कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। थैंक यू।